तो अभी हमारे साथ में राजसमंद के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी मुखिया हमारे से जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या देखते हैं राजसमंद की। अरविंद जी, राजसमंद सीट की अगर बात करें तो अभी 1 लाख प्लस भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं महिमा कुमारी जी। क्या लग रहा है अब तक के रुझान को लेकर, क्योंकि एक बार स्थिति जरूर थोड़ी बहुत आई, बाकी हमेशा हर राउंड में हर रुझान में बीजेपी की बढ़त रही। नहीं, राजसमंद की सीट तो बहुत पहले निश्चित हो गई थी, क्योंकि सबसे पहले तो कांग्रेस अपना अच्छा उम्मीदवार चयन करने में ही चूक गई थी और उसके बाद में कांग्रेस का जो संगठन है वो प्रत्याशी के साथ पूरी ताकत से नहीं जुड़ पाया। और विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखकर, जैसे हमारे जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 40, 30, 50 इतने वोटों से जीती थी, तो 1-1.5 लाख की वोट तो आधी विधानसभा में ही बढ़त थी। तो महिमा कुमारी की जीत पहले ही सुनिश्चित हो गई थी और इसका कारण यहाँ पर माहौल वैसे भी जो किरण जी की जो जन्मभूमि है, जो दिया कुमारी ने जो काम किया है वो निश्चित ही भाजपा को एक माइलस्टोन की तरह काम किया है। और फिर महिमा कुमारी जी राज परिवार से आती है तो जातिगत समीकरण भी उनके साथ में है और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये दिया कुमारी का लक्ष्य तो हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। और इसके लिए कांग्रेस एक तरह से लड़ाई में ही नहीं थी। मतलब कांग्रेस में सुदर्शन सिंह रावत जब प्रत्याशी बनाए जा रहे थे और फिर ये दामोदर जी गुजर को घोषित किया, कि वो इफेक्ट मानते हैं क्या? ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि लोकसभा का टिकट मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो उन्होंने टिकट वापस किया है वो एक राजनीतिक परिवार के प्रत्याशी थे, पहले विधायक थे और उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा किया, लेकिन सिर्फ विधानसभा चुनाव में हार से और अपने व्यवसायिक कारण देकर, उनके पिताजी तो राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके दादाजी भी राजनीतिक परिवार में रहे, तो ऐसा व्यक्ति यदि लोकसभा टिकट वापस करता है तो निश्चित है कार्यकर्ताओं में और जनता में इसका बैड इफेक्ट निश्चित गया है। और कांग्रेस के कई कारणों में से एक कारण ये भी माना जाएगा। अब 1 लाख की जो बढ़त है, इससे पाटना तो कांग्रेस के लिए मुश्किल है। एक तरह से जीत लगभग बहुत मुश्किल है, जीत लगभग दी है और मेरा पूरा अनुमान है कि जीत 3 लाख 3,500 से होगी। हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं क्योंकि दिया कुमारी जी 5.5 से जीती थी, तो इसका कारण नेशनल लेवल के ऊपर जो इनकम्बेंसी बनी थी वो कारण हो सकता है, वरना थोड़ी कांग्रेस की कमजोरी भी रही, इसलिए वोट प्रतिशत जरूर कम होगा। लेकिन महिमा कुमारी जी को, और सबसे बड़ी बात यह है कि महिमा कुमारी जी ने जो अपने विधायक पति के लिए नाथद्वारा में काम किया और उनके अंदर एक राजनीतिक पॉसिबिलिटी आम जनता ने जो देखी है, ये भी उनकी जीत का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। बिल्कुल। अगर पास में पड़ोस की जो सीट है भीलवाड़ा लोकसभा सीट की बात करें, जहाँ पर हमारे राजसमंद के डॉक्टर दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के सीपी जोशी, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सामने भाजपा के प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल हैं, वो बढ़त बनाए हुए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, सीपी जोशी वास्तव के अंदर एक बहुत अच्छे जुझारू नेता और एक तरह से अच्छे रणनीतिकार नेता है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर जो सुभाष जी जीते थे वो करीब 6.5 लाख मतों से जीते थे। इतने मतों को बांटना, और भीलवाड़ा के अंदर जैसे सीपी जोशी ने चंबल का पानी लाने का जो काम किया था, और दूसरा भीलवाड़ा के अंदर ब्राह्मण मतदाताओं के जो पीछे उनके पीछे ताकत थी, इसके बलबूते के ऊपर भीलवाड़ा से वो अच्छी टक्कर दे सकते हैं और शायद दे भी रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव हार जाने के बाद में वो क्षेत्र छोड़ दे, तो निश्चित ये है कि मेरा मानना है कि सीपी जोशी जो आम जनता की उपेक्षा करते हैं और जो मूल रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, उनकी भी लगातार उपेक्षा रही है। एक निश्चित काकस के अंदर जुड़े हुए थे और वो जो फीडबैक करते थे, तो सीपी जोशी जैसा अच्छा नेता कान का कच्चा हो जाएगा, ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी। नाथद्वारा में उनकी हार का भी यही कारण था और मेरे ख्याल से भीलवाड़ा के अंदर भी आज भी उनके पीछे वही समूह लगा हुआ है जो नाथद्वारा में लगा हुआ था। तो मुझे नहीं बाकी अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो भीलवाड़ा में जो उन्होंने काम किया है पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। भीलवाड़ा में भी किया, नाथद्वारा में भी किया, लेकिन ये बहुत पहले शाइनिंग इंडिया के टाइम से भी हो गया था कि हिंदुस्तान की जनता विकास को मायना नहीं देती। व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप जनता किसी के पास, विधायक के पास जाती है, एमपी के पास जाती है, वो सदव्यवहार करता है, आश्वासन देता है, सांत्वना देता है, तो वो उससे जुड़ जाता है। ये डांट फटकारने वाली बात
ये करना, उपेक्षा करना, ये वो एक व्यक्ति के साथ करेगा, लेकिन वो आदमी 100 लोगों से कहेगा कि मेरे साथ सीपी जोशी ने ऐसा किया। ये भी सीपी जोशी के माइनस होने का सबसे बड़ा कारण है। जब उनसे भी इस सवाल को लेकर बात की जाती है तो बोलते मैं तो स्पष्टवादी हूँ, मैं कोई झूठ को झूठ और सच को सच बोलता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। सीपी जोशी ने ये भी कहा था कि मैं कुनेन की गोली हूँ, कि अगर मलेरिया ठीक करना है तो कुनेन की, लेकिन हर एक कोई कड़वी गोली पसंद नहीं कर सकता। और एक मेवाड़ के अंदर कहावत भी है, छुरी सोने की भी हो तो पेट में नहीं डाली जा सकती। आपने विकास के कितने ही आयाम अच्छे कर दिए, लेकिन आम जनता के साथ में आपका अच्छा व्यवहार नहीं है तो वो जनता विकास को नहीं देखती। और जनता ये भी मान चुकी है कि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। अच्छी सरकार है, अच्छा बजट आएगा, अच्छी संभावनाएं हैं। नाथद्वारा बहुत अच्छा टूरिस्ट पैलेस था, चंबल के अंदर पानी लाना आसान था, तो वो इनिशियल लेता है, लेकिन उस चीज़ का श्रेय लेवे, एहसान जतावे कि मैंने ये कर दिया है, तो ये माइनस में जाता है। अभी राजस्थान के रुझान की स्थिति देखी जाए तो राजस्थान में लगभग 50-50 की स्थिति चल रही है। 14 पर बीजेपी और 13 पर कांग्रेस। निश्चित मैं इसके पीछे अशोक गहलोत और डोटासरा जी की मेहनत को मानूंगा कि उन्होंने बहुत संयम के साथ, हिम्मत के साथ और अपने कुनबे को वापस संभाला है और जहाँ और समर्पण भी किया। कांग्रेस ने बहुत सीटें छोड़ी है, तो पूरा ये है कि अशोक गहलोत की इसके अंदर मेहनत है। और दूसरा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पर्ची वाला मुख्यमंत्री दिया वो जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता सिद्ध नहीं कर सका, और जनता के मन में वसुंधरा के प्रति जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम के अंदर सामने आई है। मुख्य रूप से अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट को कैसे देखते हैं? वहाँ जैसे बीजेपी की बढ़ती जो विधानसभा चुनाव के अंदर परिणाम आए थे और जो बीजेपी के अंदर जो बहुत बड़ा देश लेवल पे माहौल बन रहा था, तो एक तरह से क्या है कि अशोक गहलोत की तो राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव के ऊपर लग गई थी। मैंने ये भी सुना है और जाना है कि अशोक गहलोत राजस्थान से छोड़कर सबसे ज़्यादा उन्होंने जालोर के अंदर काम किया है, और अशोक गहलोत एक गांधीवादी नेता है। आज अगर उन्हें वहाँ से अभी शुरुआती रुझान है, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वैभव गहलोत को बढ़ा के, और वैभव गहलोत अपने आप में बहुत अच्छा एक व्यवहारिक नेता है, तो ये भी उसका कारण है कि वैभव गहलोत। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के बेटे दुष्यंत सिंह तो आगे चल रहे हैं शुरू से। देखो, वो उनकी परंपरागत सीट है और वसुंधरा जी का बहुत बड़ा जनाधार है। वसुंधरा जी एक ऐसी नेता है, वो राजस्थान में कहीं भी खड़ी हो या वो जिसे समर्थन बिल्कुल दिल से दे देवे और उसके पीछे लग जाए तो वो चुनाव जीतना निश्चित है। तो वसुंधरा जी को राजस्थान कभी नहीं भुला सकता, उनके काम को कभी नहीं भुला सकता, उनकी दबंगनेस को कभी नहीं भुला सकता। और राजस्थान तो वैसे ही आन बान शान और स्वाभिमान का है, तो उन्हें ऐसी स्वाभिमानी नेता वसुंधरा जैसी, जिन्होंने मोदी तक को चैलेंज कर दिया था, उस नेता को पसंद करते हैं। और आज जो स्थिति बनी है तो वसुंधरा जी की उपेक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बात करें तो शुरू से वो काफ़ी पिछड़े रहे, हालांकि अब बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन प्रहलाद गुंजल जो उनको टक्कर दे रहे थे, ये बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बन गई। ये कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी थी और वहाँ पर जातिगत समीकरण काम कर रहा है। और चूँकि ओम बिरला जी केंद्र में रहे, लोकसभा में रहे, तो निश्चित है कि अपने क्षेत्र के अंदर वो काम नहीं कर सके। और जो कोटा के अंदर जो काम हुआ है, जो शांति धारीवाल ने हजारों करोड़ का काम करवाया है, वो काम आखिर कहीं ना कहीं बोलता है। और उनको टिकट काट देना, उनको मुश्किल से टिकट मिलना, बहुत कम वोटों से जीतना कांग्रेस का, शांति धारीवाल का, तो एक सहानुभूति की उस रेंज के अंदर माहौल भी बना था। तो गुंजल अगर टक्कर दे पा रहे हैं तो इसके पीछे जातिगत कारण भी है, और शांति धारीवाल के काम के बाद में उनकी कांग्रेस द्वारा ही उपेक्षा की गई, उसकी सहानुभूति का लाभ भी गुंजल को मिल रहा है। अब परिणाम न जाने क्या हो। ओम बिरला जी बहुत बड़े नेता हैं, जनता उनके प्रति उनका विश्वास भी है, लेकिन गुंजल जी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। और मैं पूरे इंडिया के क्षेत्र को देख के कह रहा हूँ कि ये जो भी परिणाम आ रहे हैं, इसके अंदर लोकतंत्र की जीत हो रही है। कहीं न कहीं मतलब बीजेपी को चुनौतीपूर्ण स्थिति लग रही है। देखो, लोकतंत्र का मुख्य आधार यही है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। और निश्चित है, कांग्रेस अगर 2 चुनाव हारी है तो उन्होंने अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई है। और अभी कांग्रेस ने
स्थानीय संगठनों के साथ में जो काम किया है, 11,000। हाँ, महिमा कुमारी। जो क्षेत्रीय दलों को जो कांग्रेस ने साथ दिया है, पिछले चुनाव में जो वोट का डाइवर्जन हुआ है, और फिर नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के जो बड़े बड़े बोल थे, जनता को वो पसंद नहीं आते। ये वही कारण है, जैसा सीपी जोशी यहाँ पर जो काम कर रहा है, वही काम केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी के अंदर नजर आ रहा है। बहुत बड़े बड़े बोल जनता को अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल। अभी जो बीच में मैंने जो एबीवीपी का जो परिणाम देखा, उसमें जो लाइव बताया जा रहा है, उसमें 245 मतलब प्लस हो गई थी, और इधर जो एनडीए है वो इससे 240 तक पहुंच गई, मतलब उससे आगे बढ़ी। और उसके साथ ही उन्होंने तत्काल जो शेयर बाजार का जो रुझान बताया, 1900 पॉइंट तक गिर गया था अचानक। ये बिल्कुल जो ये सारा खेल है, हम लोग इस चीज़ को आम जनता नहीं समझ पाती। भारत के अंदर ये स्थिति हो गई है कि चुनाव कॉरपोरेट ही लड़ाते हैं, और आपने एग्जिट पोल का हर्ष देख लिया है, और उस एग्जिट पोल का जनता पे असर हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन शेयर मार्केट में जो कल जो उछाल लिया था और आज जो गिरावट आई है, तो ये बिल्कुल सिद्ध करती है कि भारत पूरी की तरह यहाँ के कॉरपोरेट जगत की गिरफ्त के अंदर है, और कॉरपोरेट जगत ही मतलब क्या है कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करता है। तो शेयर बाजार का ऊंचा नीचा होना निश्चित ही लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। आने वाली जो भी सरकार बना, हालांकि अभी बहुत कम राउंड हुए हैं, परिणाम न जाने क्या हो, लेकिन फिर भी लग रहा है कि ये लोकतंत्र जीत रहा है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो चुनावी रुझान है, इसको भी कांग्रेस ने बताया कि ये तो मोदी का गोदी मीडिया है, ये है। और जैसे एबीवीपी का जो परिणाम आया, वो एक सबसे अलग डिफरेंट देखा जा रहा है। ये क्या कांग्रेस नहीं बता रही, आम जनता के भी गले के अंदर वो एग्जिट पोल नहीं उतर रहा था। जो राजनीति में नहीं समझ रहा था, वो भी इसको थोड़ा ये देख रहा है कि इतना कैसे हो सकता है, जबकि विपक्ष इस बार गठबंधन बना के लड़ा है। तो थोड़ी बहुत गणित तो एक छोटा मोटा आदमी भी जानता है, और हिंदुस्तान की जनता राजनीतिक रूप से तो बड़ी सतर्क है। और जो ट्रेंड रहा है 1977 से, कि हर 10 साल के बाद में चुनाव जनता लड़ती है, तो इस बार भी 77 के बाद देखो चरणों में जनता लड़ी, फिर उसके बाद अटल बिहारी के टाइम पे जनता चुनाव लड़ी। अटल बिहारी का जो शाइनिंग इंडिया आया था 2004 के अंदर, फिर जनता चुनाव लड़ी। 2014 के अंदर मनमोहन सिंह और जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया था, तो फिर जनता चुनाव लड़ी, मोदी को जीता। और इस बार का चुनाव जो पिछले 10 साल से जो मोदी की रणनीति रही है, उनका व्यवहार रहा है, भाजपा का जो रहा है, तो इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। और ये जो चुनावों के जो रुझान आए हैं, ये जनता के रुझान है। और मेरे को सबसे बड़ी खुशी है कि लोकतंत्र भारत के अंदर बहुत मजबूत हुआ है, और जिसकी बहुत आवश्यकता है। तो परिणाम को क्या लग रहा है आपका के रुझान में? एक बार तो बिल्कुल ही एनडीए पिछड़ गया था और इंडिया आगे बढ़ गया था, और अभी हालांकि उसके बाद वापस लगातार देख रहे हैं कि वो एबीवीपी का जो रुझान है, बाकी दूसरे कोई भी जो न्यूज़ चैनल किसी ने भी पीछे नहीं बताया है। ये क्या कहूँगा? देखिए, हमारे पूरा इंडिया के अंदर जो मेन लाइन का मीडिया है, वो अब इतना विश्वसनीय रहा नहीं है। बहुत कम लोग, और आजकल जो यूट्यूबर हैं उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। रुझानों के ऊपर जिस बढ़ चढ़ के ये लोग बोल रहे थे, तो अभी जो परिणाम आ रहे हैं और जो रुझान आ रहे हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। ये भी हम लोगों से इकट्ठा करते हैं, तो हो सकता है कि एबीपी के संवाददाता कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इनके पास में कम इन्फॉर्मेशन आ रही है। कौन करेक्ट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, ये नहीं कहा जा सकता है। तो ये सब 2 बजे बाद में स्थिति साफ होगी। तो अभी के ऊपर इतना विचार नहीं करना चाहिए, कम ज़्यादा 10 बजे, लेकिन फिर भी आम जो नज़र आ रहा है वो कम परिवर्तन होगा, लेकिन जो परिवर्तन जो भी होगा वो अच्छा नजर आ रहा है। मतलब फिर भी यूँ सरकार यूँ बीजेपी की बनती दिख रही है? बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है, और बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि हम कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका सिखा देंगे, तो कांग्रेस हकीकत में विपक्ष की भूमिका नहीं जानती है। उन्होंने कई मुद्दों के ऊपर जब प्रोटेक्ट करना था, नोटबंदी पे प्रोटेक्ट करना था, जीएसटी पे करना था, अडानी के ऊपर हुआ उस समय प्रोटेक्ट करना था, तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। और कांग्रेस को भी एक अपने दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। जो क्षेत्रीय दल है उन्हें भी मान सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे कांग्रेस से ही अलग हुए, और कांग्रेस से उनकी नीतियों के कारण, एक परिवार के हावी होने के कारण हुए।
तो अब कांग्रेस भी अपने अंदर सुधार लाएगी तो निश्चित ही देश के लिए अच्छा होगा। इसमें ये बता रहे हैं कि बीजेपी तो पूरा विपक्ष खत्म करने पर अड़ी हुई है, इसीलिए नेताओं को जबरन झूठे केसों में जेल भिजवा रही है, इस तरह के जो आरोप हैं ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है और इससे जनता के अंदर एक दुखी होता है। जैसे केजरीवाल का आप ले लो तो केजरीवाल इतना बुरा नहीं था, उसने काम ही किया था, लेकिन सिर्फ मोदी ने नाक का सवाल बना लिया कि मेरे दिल्ली के अंदर ये कैसे है, जबकि एमसीडी के अंदर भी तो लोकतंत्र ने उनको समर्थन दिया है, उनको सहयोग देना चाहिए। लगातार एलजी के माध्यम से परेशान करना, काम नहीं होने देना, 4 नेताओं को, संजय सिंह के आरोप प्रमाणित ही नहीं हुए, प्रमाणित भी नहीं हो तो इसका जनता तो बुरा असर देखती ही देखती है। जो चंडीगढ़ में जो हालात हुए थे मेयर सीट को लेकर, वो चंडीगढ़ में हुए, सूरत में हुआ, भोपाल में हुआ, इंदौर में हुआ, ये कोई अच्छी बात है क्या? तो इससे तो एक लोकतंत्र प्रेमी तो नाराज होगा। चुनाव लड़ना चाहिए, इसमें आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दोगे वो तो उचित नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी की जो एक तरफ पूर्ण बहुमत के चलते उनकी तानाशाही बढ़ी है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल बढ़ी है और अहंकार सबसे ज़्यादा बढ़ गया, वो नहीं होना चाहिए था। और ये चाणक्य नीति क्या होती है? चाणक्य नीति बहुत अच्छी नीति थी, वो सत्य का साथ देती थी। आप बेईमानियां करके सरकारें गिरा के विधायक को खरीद फरोख्त करते, ये कोई चाणक्य नीति है क्या? हमारा देश कृष्ण नीति के ऊपर चलता है, विदुर नीति के ऊपर चलता है। चाणक्य नीति को भी सही अपनाओ तो चाणक्य ने तो हमेशा सत्य का साथ दिया, पिछड़ों को ऊपर उठाया। आप पिछड़ों के साथ में क्या कर रहे हैं? देश को गरीबी रेखा के अंदर नीचे डाल रहे हैं। चलो आप ये जो अनाज दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, ये अगर कांग्रेस भी असफल रही है, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में हमारे राजसमंद जिले के अरुणा राय ने राइट टू फूड पास किया था, और ये फूड केंद्र सरकार अगर दे रही है तो वो राइट टू फूड के कारण दे रही है। कांग्रेस इस बात को बता नहीं पाई और बीजेपी इस बात को बहुत ज़्यादा उछाल रही है जैसे हम दे रहे हैं। तो स्पष्टता होनी चाहिए थी कि भाई कांग्रेस, अच्छा आप राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो हाल किया, हम पत्रकारों के लिए तो सबसे बुरी स्थिति हो गई है। फिर ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये दिखता है ना, सब जनता मूर्ख नहीं है। तो ये जो रुझान आ रहे हैं ये जनता जवाब दे रही है, का परिणाम है, ये जनता जवाब दे रही है। तो ये क्या लग रहा है, जैसे परिणाम अगर आ रही है, सरकार बीजेपी की बन रही है, तो देखो राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को क्या केंद्र में ले जाएंगे क्या, कुछ बन रहे हैं संकेत? नहीं, ये स्पष्ट है कि आने वाले समय के अंदर भजन लाल को भी चेंज किया जाएगा और करना भी चाहिए। पहली बार विधायक बनाए, चलो आपका बहुत फेथफुल है, लेकिन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। आज सारा ब्यूरोक्रेट्स चला रहा है, केंद्र सरकार के निर्देशों का आंख मीच के पालन कर रहा है। यहाँ की स्थिति को कौन सोच ही नहीं रहे। तो ये तो एक एक्सपीरियंस को तो बनाना ही चाहिए। पर्ची भी निकालते हैं आप, वसुंधरा को हटाओ, लेकिन बीजेपी में बहुत अच्छे नेता हैं, उनको अवसर देना चाहिए। गजेंद्र सिंह को अवसर देना चाहिए, जो समझते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। आप मनमानी चला सकते हैं, वो नहीं चल सकती। तो जैसे कहा जाता है और कांग्रेस भी खुला आरोप लगाती है कि अमित शाह और मोदी जो कहते हैं वही सब कुछ चलता है, बीजेपी सिर्फ 2 लोगों पर आधारित होगी। यही हो रहा है, यही हो रहा है। आप ये देखो कि ईडी, सीबीआई, इन सब का जो दुरुपयोग हो रहा है, कब किसके यहाँ नोटिस आ जाए भया दोहन निश्चित हुआ है। इलेक्ट्रल बोर्ड के अंदर तो साफ है, कंपनी का प्रॉफिट ही 600 करोड़ है और वो चंदा 1100 करोड़ दे रहा है। तो ये नज़र आ रहा है ना। तो ये भया दोहन जो हुआ है, ये अमित शाह ने जो किया है उसको मोदी को रोकना चाहिए था। और कम से कम मार्गदर्शक मंडल के अंदर आपके जो बड़े नेता हैं उनकी कुछ तो सुनते हैं, उनको अपमानित कर दिया आपने बिल्कुल। जबकि ये जो पूरा राम मंदिर का जो अभियान चला था वो लाल कृष्ण आडवाणी की है। बिल्कुल ठीक है, भारत सनातनी देश है, भारत के अंदर मंदिर होना चाहिए, बाबरी मस्जिद का विवाद समाप्त होना चाहिए, लेकिन इसका ओवर श्रेय इसका कर्मचारियों को श्रेय देते हैं ना, जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनको श्रेय देते हैं ना। और फिर आप ये देखो कि हमारे देश के अंदर SC ST का बहुत बाहुल्य है। आप कहने को तो राष्ट्रपति दलित के बनाते हो, महिला को बनाते हो, लेकिन नज़र नहीं आता है क्या कि राम मंदिर के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया, संसद के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया।
अगर मैं उस वर्ग का हूँ तो मेरे को तो नाराज़गी होगी, तो ये नाराज़गी भी कहीं ना कहीं काम में आई है। ये कहीं न कहीं तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जिसमें राष्ट्रपति के सामने राष्ट्रपति हाथ जोड़ते हुए दिखाई वो देखा है, सब लोगों ने देखा है, जनता ने देखा है, दुख होता है, इसका दुख होता है और बीजेपी के लोगों को भी दुख होता है। ऐसा कम से कम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने देखा कि हमारे साथ में अरविंद मुखिया जी ने पूरा एक्सप्लेन किया, राजसमंद से लेकर प्रदेश और देश की राजनीति पर चर्चा की, और निश्चित तौर पर ये जो परिणाम आ रहे हैं वाकई वही आपने जो बताया कि जनता का चुनाव है। इस बार जनता ने ये चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं, जिसके चलते खास तौर से 2 दिन पहले जो विभिन्न मीडिया हाउस द्वारा जो एग्जिट पोल जारी किए थे, वह एग्जिट पोल भी कहीं न कहीं धराशायी दिख रहे हैं, और इसमें कहीं न कहीं सरकार भले ही बीजेपी की बनती दिख रही है, लेकिन विपक्ष मजबूत खड़ा दिखाई दे रहा है, जो एक लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वाकई ये एक चौंकाने वाला परिणाम इस बार रहने वाला है। हमारे साथ में कमल जी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी उनके विचार भी जानेंगे। जी नमस्कार। आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस परिणाम को जो आ रहे हैं प्रदेश और देश के? पहले तो राजसमंद से शुरुआत करें और उसके बाद राजसमंद में जैसे कि 1 लाख प्लस हो चुका है, आगे कैसे देखते हैं? राजसमंद में विशेष करके एक फैक्टर जो काम कर रहा है वो मेवाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाला जो इतिहास है हमारा, उस परिवार से कैंडिडेट है महिमा कुंवर जी, तो उनकी जीत लगभग निश्चित मानी जा रही है। और ओवरऑल लोकसभा चुनाव को लेकर जो मेरा अपना एक मत है वो ये है कि ये देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। कांग्रेस और बीजेपी ही इस देश के कंडक्टर या ड्राइवर रहेंगे, ये कोई फिक्स नहीं है। इस बार इनके साथ में कई ऐसे दल भी जुड़ेंगे जो सरकारों को चलाने में उनकी मदद करेंगे। और विशेष करके ये अगर देखा जाए तो जैसे निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत जो होनी है, उसमें भी एक आंकड़े निकल कर आएंगे जो ये इंडिकेट करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की ही एकमात्र ऐसी पार्टियां नहीं है जो देश चला रही है। हमारा देश जनता जनार्दन के द्वारा चलता है। जब जनता की उपेक्षाएं होने लग जाएगी तो जनता में भी एक वर्ग है जो इतना तो कम से कम समझ रहा है कि भारत के अंदर देश का प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देके उसमें गौरव महसूस कर रहा है, और एक तरफ कह रहा है कि हम विश्व की महाशक्ति बनने जा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि भाजपा को अभी जो अहंकार जो बढ़ा था वो कंट्रोल होगा, कांग्रेस में भी जो निष्क्रियता थी वो दूर होगी, और सभी पार्टियां अच्छा प्रदर्शन करेगी। और हम तो ये मानते हैं साहब कि चुनाव 5 साल का एक वो त्यौहार है जो हमारे लिए होली दिवाली से भी बढ़कर है, क्योंकि यही देश की दिशा और दशा तय करेगा। राजसमंद के बाद अगर प्रदेश की स्थिति देखें तो अभी जो रुझान आ रहा है उसमें कहीं न कहीं ये दिख रहा है कि लगभग 50-50 दिख रहा है स्थिति। तो ये भी एक कहीं न कहीं यूँ लग रहा है कि वो प्रदेश की भी जो स्थिति दिख रही है, देश की भी जो स्थिति दिख रही है, विपक्ष तो मजबूत दिख रहा है, जीत हार वो अलग चीज़ है। लेकिन विपक्ष में गांधी जी ने एक बात कही थी कि विरोध के बिना विकास संभव नहीं है। अगर कहीं कुछ गलत होता है और विपक्ष अगर विरोध करता है तभी एक पक्ष को ये पता चलता है कि यहाँ कुछ गलत है। नीति तो ये होनी चाहिए थी देश के अंदर कि विपक्ष की बात को प्राथमिकता से सुना जाए और उसका धरातल पे मूल्यांकन कर कर समाधान जनता के हित में निकाला जाए। अभी जनता से बढ़कर जो पार्टियों के लिए एक एजेंडे बन गए हैं कि हमारी पार्टी मजबूत होनी चाहिए, जनता को मजबूत कोई नहीं करना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, पर उसी के बीच में कई दबे कुचले हुए जो लोग हैं वो निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र एक जो हमारे देश का एक तरह से भगवान है, भगवान राम को मंदिर का निर्णय भी जब सुप्रीम कोर्ट से हुआ तो न्यायपालिका अभी आज की तारीख में भारत का भगवान है, इसको आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। और राम राज्य की तरीके से हमें नीतियां बनानी पड़ेगी। खाली राम की जय बोल के हमें अगर रावणों को शामिल करके अगर उसमें अहंकार का प्रदर्शन करना है तो मेरी नज़र में ये लोकसभा का चुनाव एक तरह से देश के सामने वो आईना रखेगा जो 146 करोड़ की जो आबादी है हमारी, तो उस आबादी में से 80,000 करोड़ जो मतलब 80 करोड़ जो लोग मुफ्त खा रहे हैं और उनके अंदर जो कार्यशीलता की कमी आ रही है तो उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा जरूर। और आज एक आप
और जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये लोग जो बेचार मेहनत करके एम्प्लॉयमेंट पैदा करके जो सरकार में टैक्स जमा करा रहे हैं और इतनी गाड़ी कमाई से जो टैक्स जमा हो रहा है और उसका जो हम एक जो वितरण कर रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये जो मुफ्त की योजनाएं हैं जरूरतमंदों के घर जाकर देना चाहिए, पर ऐसी जो सूचियां बन रही है ना, इन सारी सूचियों का सत्यापन होना चाहिए। सक्षम लोगों ने जो मुफ्त खोरी की आदत डाल रखी है वो दूर होनी चाहिए। और ये लोकतंत्र का जो ये आज का दिन है 4 जून, किसी कैलेंडर में लिखा हुआ था आज के दिन के बारे में कि हिंदू साम्राज्य दिवस। तो हिंदू साम्राज्य दिवस यानी कि उस समय हिंदुस्तान था और यहाँ पर अधिकांश आबादी हिंदू थी। तो उस समय जब हिंदू साम्राज्य दिवस का एक कोई आज ये मैं इसमें मतलब प्रमाणित तौर पे आपको उस कैलेंडर की एक कटिंग बता सकता हूँ जिस पर लिखा है हिंदू साम्राज्य दिवस। तो मैं कहता हूँ देश का हिंदुस्तानी नागरिक सभी हिंदू ही है। अगर वो यहाँ पर हिंदू अगर नहीं होते तो रुकते ही नहीं उस समय जब बंटवारा हुआ था। और आज जो हम जातिवाद के आधार पर या किसी अन्य आधार पर जो देश के अंदर वर्गीकरण कर रहे हैं ना, तो ये सब खत्म होने का समय आ रहा है। कोरोना ने इंडिकेशन दिया था, विश्व के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे रखी आने वाली बीमारियों से आप निपट नहीं पाओगे, तो आप उसके लिए अभी से तैयारियां करो। तो उस मामले में मैं कहता हूं कि भारत जो है वो कोई मोदी या भाजपा या कांग्रेस या राहुल नहीं चला रही है। भारत की जो संविधान व्यवस्था है वो देश का आम नागरिक चला रहा है, वो अपना पावर भूल रहा है। पर ये इन चुनावों से लगता है जो इसका एनडीए का नारा था कि अब की बार 400 पार, मैं ये कहता हूँ सुबह 8 बजे से लेके अभी 11 बजने आए, इन 3 घंटों में वो 290 से लेके 295 के आंकड़े को क्रॉस नहीं कर पाए। तो 400 पार का जो नारा भाजपा ने दिया था वो तो लग रहा है बिल्कुल ही ये साहब देखिए कि जब आपने अभी कुछ दिन पहले सुना था कि इन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी बीजेपी ज्वाइन करी, उन नेताओं ने बीजेपी छोड़ी कांग्रेस पार्टी के अंदर आया राम और गया राम चले गए, तो फिर राम कहाँ रहे? ये प्रश्न बहुत बड़ा है, जनता भी समझ चुकी है। और हाँ, जो नहीं समझ रही है उन्हें भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये तो ज्ञान हो गई होगा कि भाई साहब अब हिंदुस्तान के अंदर मुफ्तखोरी नहीं चलेगी। किसान रात दिन मेहनत करता है, उसको संरक्षण नहीं मिल पाता। तो विपक्ष जो आरोप लगाता है कि बीजेपी तो विपक्ष को खत्म करने पर अड़ी हुई है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या और जो भी दल है, तो आपके कहने का मतलब अब इस बार कांग्रेस और जैसा आपने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस के ड्राइवर इस बार कंडक्टर चेंज हो गई। देखिए साहब, ड्राइवर और कंडक्टर मतलब ड्राइवर कंडक्टर बन सकता है, कंडक्टर ड्राइवर बन सकता है, वो वहाँ तक तो एक परंपरा चली आ रही थी। पर इस बार ये है कि ड्राइवर साहब के लिए भी ये हो सकता है कि डिपो के मैनेजर साहब विशेष इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे और कोई कमेटियां मिलके इस बार है जो ड्राइवर तय करेगी। अगर हम इस लोकतंत्र की गाड़ी में बैठे हैं तो यहाँ पे भाई साहब चारों ये टायर में हवा बराबर चाहिए, इंजन में भी ऑयल साफ सुथरा चाहिए। आप इंजन ऑयल में कचरा लेकर ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाओगे। स्थिर सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? अभी इसके लिए कुछ कहना जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि जहां एक और कांग्रेस का गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो अभी 226 और एनडीए का